हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में। यूनान की सभ्यता। फर्स्टली हम देखेंगे कि जो यूनान की सभ्यता है वो कहाँ पे एंशियंट टाइम में पनपी थी। तो इसकी लोकेशन जो है वो आज के टाइम में बाल्कन आइलैंड है। यूनान की सभ्यता को इसके अलावा हेलास, पेरिक्लीस, ग्रीस भी कहा जाता है। इसकी शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पनपी थी। इसकी सबसे पहले खोज जो है वो 1870 में की गई थी। किसके द्वारा? तो हेनरिक स्लोमन के द्वारा। और हेनरिक स्लोमन ने ही यूरोपियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए इसको 3 कालखंड में बांटा था। पहला काल था हेलाकिक, जो कि 3000 से लेकर 1100 ईसा पूर्व के बीच में था। इसको माइसेनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था और यहाँ पे मैट्रियार्की कल्चर थी। उसके अलावा वहाँ से खोज के दौरान एक थिएटर भी मिला है जो माना जाता है कि हेलेनिक पीरियड के 2000 साल पहले ये थिएटर जो है वो बना हुआ था। उसके अलावा बिकॉज ऑफ ये एक मैट्रियार्की कल्चर को मानते थे, इसलिए यहाँ पे जितनी भी गॉडेसेस थी उन सब को नाम री दिया गया था। उसके अलावा आता है आपका हेलेनिक पीरियड, जो 1100 से लेकर 323 ईसा पूर्व के बीच में पनपी थी। यहाँ पे छोटे छोटे मोनार्कियों का गठन हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट की भी गठन हुई थी, जिसको मेनली ब्यूल कहा जाता था। उसके अलावा लोकल लेवल पर जो सभाएं हुआ करती थी उसको एगोरा कहा जाता था। उसके बाद आता है हेलेनिस्टिक पीरियड, जो कि 323 से 30 ईसा पूर्व के बीच में पनपी थी। ऐसा माना जाता है कि हेलेनिस्टिक पीरियड जो है वो सिकंदर के मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। इसके शासन व्यवस्था की बात करें हेलेनिस्टिक पीरियड में, तो हेलेनिस्टिक पीरियड में उस टाइम में आपके शासन व्यवस्था जो है वो नगर की तरफ बढ़ चुका था और छोटे छोटे जो साम्राज्य जो है, जैसे हम इसके पहले वाले पीरियड में देखे थे कि छोटे छोटे स्मॉल मोनार्कियों का गठन हुआ था, वो स्मॉल मोनार्की धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लग गई थी हेलेनिस्टिक पीरियड में। इसलिए हम देखते हैं शासन व्यवस्था जो है एक तो नगर राज्य में था, दूसरा उस नगर राज्य में किनका शासन चल रहा था, तो धनिक तंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक रूप में वहाँ का शासन व्यवस्था चल रहा था। जो धनिक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था था उसमें उच्च कुल का प्रभुत्व था, वहीं पे लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसमें आम लोगों के द्वारा पूरे के पूरे तंत्र को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। इसी टाइम में हम देखते हैं 2 नगर भी निकल कर आते हैं, जिसमें स्पार्टा और एथेंस के नाम से जाना जाता है। स्पार्टा जो है वो डोरियन शाखा से निकल कर आई थी, वहीं पे एथेंस की बात करें तो वो आयोनियन शाखा से निकल कर आई थी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे स्पार्टा नगर के बारे में कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे समाज कैसा था। वहीं पे एथेंस जो है वहाँ का समाज कैसा था और वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पार्टा के बारे में। पहले स्पार्टा जो नाम है उसका अर्थ होता है बोई हुई भूमि। यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन जरूर जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ का राजा जो है वो निरंकुश हो। एक तरह से देखा जाता है यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था थी। यहाँ पे लोग जो आम लोग थे उनका भी प्रभुत्व यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके निर्माता जो थे वो लाइकागस थे। यहाँ पे जो प्रेम की देवी थी इनको एफ्रोडाइट कहा जाता था। यहाँ पे प्यार के तुलना में युद्ध को अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। जैसे हम जब इसके समाज के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो स्पार्टा जो थे वो सैन्य शिक्षा पे बहुत बल दिया करते थे, इसीलिए इससे पता चलता है कि वो युद्ध को अधिक श्रेष्ठ समझा करते थे। यहाँ पे 2 राजाओं की प्रथा थी और ये दोनों राजाओं को कौन चूज़ करता था, तो सीनेट संस्था चूज़ करती थी। उस सीनेट संस्था को ही गैरुसिया भी बोला जाता था। इसमें सदस्य कौन बनते थे गैरुसिया सीनेट में, तो जो 60 साल के जितने भी ऊपर के जो उच्च कुल के जो सदस्य हुआ करते थे वो सारे के सारे सीनेट के सदस्य बनते थे
और वही आगे चल के आपके 2 राजाओं को चूज़ किया करते थे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था स्पार्टा में राजतंत्रात्मक का। वहीं पे दूसरी संस्था थी जो जनता की संस्था भी कहलाती थी, उसको बोला जाता था एपेला। क्या बोला जाता था? एपेला। इसमें 30 वर्ष के आगे के आयु के सारे लोग इसके सदस्य हो जाते थे। एपेला के लोग ही एफ्रो मजिस्ट्रेट को चूज़ किया करते थे, जिनकी संख्या 5 हुआ करती थी, और यही मजिस्ट्रेट जो आम लोगों के द्वारा चूज़ हुआ करते थे। इन 5 में से 2 राजाओं को चूज़ किया जाता था। किनके द्वारा? तो गैरुसिया के सदस्यों के द्वारा। इन एफ्रो के पास राजा को नियुक्त और सवाल करने के अधिकार होते थे। जैसे मैंने बोला ना कि स्पार्टा में भले राजतंत्रात्मक थी, लेकिन वहाँ पे अधिकार जो है वो जनता को भी प्राप्त थे। इसीलिए कहीं ना कहीं स्पार्टा का संविधान जो है वो राजतंत्र, गणतंत्र, उच्च कुलतंत्र तीनों तत्वों के समावेश माना जाता है। तो ये रहा उनका शासन व्यवस्था स्पार्टा के। अब हम समाज की बात करें तो समाज जो है वो 3 तरह के समाज हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो स्पार्टा वंशी, जो खुद स्पार्टा के मूल निवासी थे। वहीं पे दूसरे जो है वो है पेरियोसी, जो कि अधीनता स्वीकार करने वाले लोग थे, उनको पेरियोसी कहा जाता था। और तीसरा था हेलोट, जिनको ज़बरदस्ती युद्ध के समय में दास बनाए जाते थे, उनको हेलोट कहा जाता था। तो ये 3 वर्ग थे समाज में, स्पार्टा वंशी, पेरियोसी और हेलोट। फिडीसिया जो है वो एक सामूहिक भोजनालय को कहा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पार्टा में सैन्य अनुशासन को बहुत माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि बच्चे की परख करने के लिए पहाड़ों से उसे फेंक दिया जाता था, ताकि ये पता किया जा सके कि उसके अंदर कितनी प्रवृत्ति है। ऐसे परीक्षण किया जाता था स्पार्टा में। महिलाएं जो हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उनकी बल बुद्धि पर भी ध्यान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि जब वो स्वस्थ होंगी और उनका बल बुद्धि तीव्र होगा तो वो अच्छे बच्चे पैदा कर पाएंगे, और वो बच्चे जो हैं वो एज ए सैनिक कार्य में अच्छे कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो ऐसी जो सैनिक जीवन है वो स्पार्टा के टाइम में थी। धन संग्रह पर रोक लगी हुई थी कि कोई भी धन संग्रह नहीं कर सकता। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा स्पार्टा का पूरा स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे एथेंस के बारे में। जस्ट अपोजिट एथेंस, जैसे हमने देखा स्पार्टा में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वैसे ही हम देखेंगे कि एथेंस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। एटिका प्रदेश के 12 राज्यों को संगठित कर एथेंस की नींव रखी गई थी। कानून का लिखित रूप जो है वो 621 BC में डेक्रो द्वारा संचालित किया गया था। कैसे? जैसे मैंने बताया एथेंस है तो एथेंस में लोकतंत्रात्मक है, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक लिखित रूप दस्तावेज होगी, और ये लिखित रूप दस्तावेज जो है वो डेक्रो राजा है उनके द्वारा तैयार किया गया था। उसके अलावा जो सोलन राजा है उन्होंने संविधान में सुधार किया, और निम्नतम वर्ग के लोग जो थे उनको भी समाज का चौथा वर्ग घोषित कर दिया था। तो अगर पूछता है जैसे डेक्रो का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसने सबसे पहले कानून का लिखित रूप तैयार करवाया था। वहीं पे सोलन का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसने संविधान में सुधार किया, और निम्नतम वर्ग के जो लोग थे, जो सबसे निम्न वर्ग के थे, उनको एज अ चौथा वर्ग के रूप में आपके संविधान में शामिल किया था। उन्हें जनता की सभा, जिसे एक्सलेसिया में मत देने का भी अधिकार दिया गया था। किसको? निम्नतम वर्ग, चौथे वर्ग को। चौथे वर्ग को थिट्स भी कहा जाता था। सार्वजनिक न्यायालय, जिन्हें हेलिया कहा जाता था। उसके अलावा तीसरे राजा आते हैं क्लेस्थनीस। कौन से हैं? क्लेस्थनीस, जिन्होंने यूनान में लोकतंत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनान में लोकतंत्र का गठन किया था। तो एक तरह से हम देख सकते हैं इस चीज़ से कि कैसे लिखित रूप, कानून का लिखित रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। संविधान में इतने सुधार किए जा रहे हैं जो किसको ध्यान में रखकर, तो नीचे कोटि के लोगों को भी ध्यान में रखकर आपके प्रशासन में सुधार किए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि एथेंस के टाइम में लोकतांत्रिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है राजतंत्रात्मक के मुकाबले। उसके अलावा क्लेस्थनीस ने जितने भी
4 वर्ग थे उनके स्थान पर उनको बांटकर 10 वर्ग की स्थापना करी थी। ब्यूल जैसे मैंने आपको बोला था सीनेट, उनके सदस्यों की संख्या जो है वो क्लेस्थनीज ने 400 से 500 कर दिया था। उसके अलावा स्ट्रेटोगोई जो है वो 10 सैन्यपतियों की समिति कहलाती थी। पोलमार्क जो है वो प्रधान सेनापति को कहा जाता था। ऑस्ट्रेसिज्म निर्वासन प्रणाली, इसके जन्मदाता जो थे वो भी क्लेस्थनीज ही थे। ये क्या होता था ऑस्ट्रेसिज्म? इसमें भविष्य में निरंकुश सत्ता के उदय को समाप्त करने के लिए देश से बहिष्कृत किया जाता था। उसी को निर्वासन मतलब ऑस्ट्रेसिज्म कहा जाता था, जो क्लेस्थनीज के द्वारा लाया गया था कि अगर कल होके कोई भी राजा निरंकुश होता है तो उसको हम देश से बहिष्कृत कर सकते हैं। ऐसा नियम जो है वो क्लेस्थनीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारे के सारे आपके एथेंस के शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं बिकॉज ऑफ, आप देख रहे हो यूनान की सभ्यता पनपी, तो उस टाइम में इनके कोई ना कोई तो प्रतिद्वंदी रहे ही होंगे। तो फारस जो है इनकी प्रतिद्वंदी के रूप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि फारस जो है वो चाहते थे कि वो अपने व्यापार को पश्चिमी देसियाई में फैलाए, लेकिन यूनान की सभ्यता जो है, यूनान के जैसे आप एथेंस देख लो, स्पार्टा देख लो, वहाँ के लोगों ने कभी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था। इसीलिए उन दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ था। जो हम सबसे पहला संघर्ष देखते हैं वो यूनान और फारस का युद्ध देखते हैं 500 ईसा पूर्व के बीच में। इसमें एथेंस की सामुद्रिक शक्ति का जनक थेमियोस्ट्रिक्लिस जो है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। दूसरा युद्ध जो है वो मैराथन का युद्ध होता है 490 ईसा पूर्व में, जिसमें यूनान और फारस दोनों लड़ते हैं। फारस की तरफ से दारा और वहीं पे यूनान की तरफ से कैलीमैक्स और मिलिटेयाकिस लड़ रहे होते हैं। उसके बाद आता है धर्मोपल्ली का युद्ध, जो 480 ईसा पूर्व के बीच में लड़ी जाती है। फारस की तरफ से छियार्स होते हैं और आपके यूनान की तरफ से लियोनिडास होते हैं, जो स्थल सेना को संभाले होते हैं। धर्मोपल्ली के युद्ध में एथेंस की पराजय हो जाती है और एथेंस को जला दिया जाता है। उसके बाद स्लेमिक्स युद्ध होते हैं 480 ईसा पूर्व में। इसमें एथेंस के नेता जो हैं थेमियोस्ट्रिक्लिस, वो बदला लेने के लिए फिर से फारस पर आक्रमण करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें फारस जो है वो हार जाता है। फिर प्लेटिया के युद्ध में पूर्ण रूप से फारस को हरा दिया जाता है एथेंस के द्वारा, और ये 479 ईसा पूर्व में ये लड़ाई होती है, जिसको हम माइकल का युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद फारस फिर से उठ खड़ा ना हो और फिर से मुकाबला करने की हिम्मत ना हो, इसलिए एक संघ बुलाई जाती है जिसको डेलोस संघ बोला जाता है, जो 478 ईसा पूर्व के बीच में बुलाई जाती है। इस संघ में ये सुनिश्चित की जाती है कि अपने आप को आर्थिक रूप से हमें मजबूत करना है, ताकि फारस जो है उसकी फिर से इतनी हिम्मत ना हो कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। फारसी आक्रमण का प्रतिरोध जो है मेन मोटिव होता है डेलोस संघ का, और अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित करना ये दूसरा उनका मोटिव होता है। इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो एथेंस के थेमियोस्ट्रिक्लिस होते हैं, और इसमें सदस्य जो हैं 200 यूनानी राज्य जो है वो सम्मिलित होते हैं। अब देखोगे डेलोस संघ जो है, डेलोस संघ के तर्ज पे ये एलिगेशन लगती है एथेंस के ऊपर कि इसकी जितनी भी पैसे आते हैं उस पैसे के तर्ज पर एथेंस जो है वो अपने आप को सिर्फ मजबूत कर रहा है सैन्य रूप से, और कहीं ना कहीं आगे चलकर स्पार्टा और एथेंस के बीच में इन्हीं वजह से युद्ध भी होते हैं। तो स्पार्टा ने डेलोस संघ की तरह ही अपना एक अलग संघ बनाया था जिसका नाम था पेलोपोनेशियन संघ। एथेंस का जो सर्वश्रेष्ठ नेता हुआ था वो पेरिक्लिस हुआ था, और इसके काल को यूनान का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया डेलोस संघ बना, तो उस डेलोस संघ से स्पार्टा बिल्कुल ही खुश नहीं था, क्योंकि एथेंस जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित इसी डेलोस संघ के तर्ज पर कर रहा था, और ये चीज़ जो है स्पार्टा को देखी नहीं जा रही थी, उसे ईर्ष्या हो रहा था। और भी जो 200 राज्य यूनानी राज्य मिले थे वो भी इस स्टेप से एथेंस से खुश नहीं थे। तो आगे चल के स्पार्टा और एथेंस में भी युद्ध होते हैं।
युद्ध के पहले हम देख लेते हैं कि कुछ स्कॉलर जो हैं वो आपके यूरोपियन सिविलाइजेशन में होते हैं, जैसे हेरोडोटस हो गए, थुसिडाइसिस हो गए, आदि विद्वान जो है इसी काल में थे। उसके अलावा प्रोटेगोरस जो है वो इसका मित्र था। एथेरा देवी का मंदिर भी बनवाया गया था जो एक्रोपोलिस में स्थित है, जो डोरियन शैली में निर्मित किया जाता था। और डाइटेनस स्थापत्यकार जो थे उन्होंने एथेना देवी मंदिर जो है वो बनवाई थी। अब हम देखते हैं एथेंस और स्पार्टा के मध्य संघर्ष। मैंने आपको एक कारण तो बता दिया था कि डेलियन संघ में धन को एथेंस के निर्माण का, एथेंस अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे के सारे डेलियन संघ के धन को यूज़ कर रहा था। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं यूनानी राज्य और स्पार्टा जो थे वो खुश नहीं थे। उसके अलावा एथेंस जो अपने आप को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा था, एथेंस सर्वशक्तिशाली बनता जा रहा था और यही चीज़ स्पार्टा को रासना आ रही थी। इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध होते हैं। सबसे पहला युद्ध जो है वो पेलोपेनेशियन युद्ध होता है, जो 431 से 404 ईसा पूर्व में होते हैं, करीबन 27 वर्ष चलता है। निर्णायक जो युद्ध जो है वो 404 में ख़त्म होती है। इसमें हेलोस्पोंड और एगोसपोर्टामी स्थान जो है वहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। इसमें स्पार्टा जो है वो विजय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ यूनानी राज्य जो हैं वो स्पार्टा का साथ देते हैं। उसके अलावा जो फारस बैठा हुआ था जिसने एथेंस को बिल्कुल ही जला दिया था, वो फारस भी स्पार्टा का मदद करता है इस युद्ध में, और यही कारण है कि स्पार्टा जो है इस युद्ध में जीत जाता है। उसके अलावा इसमें जहाँ पे सारे यूनानी राज्य और स्पार्टा जो एथेंस के विरुद्ध खड़े होते हैं, वहीं पे आर्गोस और एकिया जो है यूनानी राज्य वो एथेंस का सहयोग कर रहे होते हैं। एथेंस में प्लेग महामारी भी फैलता है जिसकी वजह से एथेंस जो है एथेंस का कहीं ना कहीं एक हार की कारण बनती है। अब एथेंस के शासन व्यवस्था की बात करें तो एरियोपेगस उच्च कुलीय वृद्धों की एक संस्था थी जिसको एरियोपेगस कहा जाता था। पेराक्लिस ने इस संस्था को लोकसभा के हित के अनुरूप ढाला था और लॉटरी के आधार पर इसकी नियुक्ति जो है वो शुरू की गई थी। समाज जो है 3 वर्ग में बटा हुआ था, नागरिक, मैटिक और दास। मैटिक किसको बोला जाता था? जो विदेशी निवासी थे। विदेशी निवासी का मतलब है जो गैर एथेंस वासी होते थे उनको मैटिक कहा जाता था। वरंगनाओं की 3 श्रेणियाँ थी, पोर्नेई, आर्लेटाइडिस, हेनरी। धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे बहुदेववाद का प्रचलन था। जैसे बहुत सारे हमें देवता देखने को मिलते हैं, जैसे ज्यूस है वो मुखिया माना जाता है देवता का, बिजलियाँ गिराता है। पेसिडोन ज्यूस का भाई था, समुद्र देवता। हेड्रिस उसका दूसरा भाई जो पताल देवता था। डेमीटर पृथ्वी देवी, मैथिस प्रज्ञा देवी, हेरा ओलंपस की रानी, एथेना जो ज्यूस की पुत्री थी जिसको बुद्धि और कला की देवी कहा जाता था, अपोलो धनुर्देव, आर्तेमिस चंद्रा की देवी, एफ्रोडाइट प्रेम देवी, हेफाडोस ज्वालामुखी और पर्वत देवी, इरिस युद्ध देवता, बल्कल अग्नि देवता, डायोनिसिस समाधि देवता, हार्मिस व्यापार पथ प्रदर्शक देवता। कुछ थे जो खेलों से रिलेटेड भी देवता थे, जैसे जीएस जो है वो ओलंपिक से रिलेटेड था, एथना जो है वो पैनएथोनिया से, अपोलो जो है वो पीथियन से और पेसिडोन जो है वो स्थामियन से रिलेटेड था। तो ये सारे प्रमुख देवता थे। कि यूनान माना जाता है कि यूनान की सभ्यता में ओलंपिक गेम जो है वो 776 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। कुछ स्कॉलर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है यूनान की सभ्यता में बहुत ही है, जैसे सोफिस्ट स्कूल जो प्रोटोगोरस के द्वारा शुरुआत की गई थी। इनकी धारणा थी कि समस्त मानवीय जो धारणाएं हैं वो मनुष्य की आवश्यकता और उनके हितों से संबंध रखते हैं। सुकरात जो वो क्रिटिसाइजर होते हैं, जो सोफिस्ट स्कूल के सबसे बड़े क्रिटिसाइजर माने जाते हैं, इन्होंने अंधविश्वास के प्रति आलोचना करी है और इन्होंने अपने खुद की कोई पुस्तक ना लिखी। जो भी स्कॉलर ने पुस्तक लिखी उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं। प्लेटो की बात करें तो जिसका नाम बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था और इसको अफलातून भी कहा जाता था। इसने यूटोपिया, रिपब्लिक, लॉज, द स्टेट्समैन, हिप्पोलॉजी, प्रोटोगोरस, मैनो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक लिखे। अरस्तु की बात करें तो इसने मेनली पॉलिटिक्स और इथिक्स पे काम किया था। उसके अलावा एनेक्सागोरस जो है, इनके अनुसार विश्व की रचना जो है वो भौतिक तत्वों से हुई है। सोफोक्लिस जो है, इनके बुक है एंटीगोन और इलेक्ट्रा। उसके अलावा द ट्रोजन वुमेन जो है यूरिया पाइडिस के द्वारा लिखा गया है। नाइट्स उस बर्ड्स, द पार्लियामेंट ऑफ वुमेन, ये सारे के सारे एरिस्टोफेनिस के द्वारा लिखा गया। तो ये ओवरऑल जो है आपके बुक्स जो है
वो यूनान की सभ्यता से रिलेटेड थे। आर्किटेक्चर मैंने बताया था आपकी डोरिक्स एथेना की मंदिर। तो डोरिक शैली कैसी होती थी, नीचे जो बेस जो होता था वो मोटे होते थे और वो धीरे धीरे पतले होते जाते थे ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाए। इस एथेना का जो मंदिर था उसमें हमें ट्रोय जो स्टोरी है उसकी दृश्य भी अंकित देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आयोनियन शैली थी जिसमें जो ये खंबे हुआ करते थे इनको अलंकृत किया जाता था और इसका एक नमूना हमें एरिकिथियम मंदिर में देखने को मिलता है। उसके बाद कॉरिंथियन जो है इसमें खंभों को पूर्ण रूप से अलंकृत किया जाता था। तो ये पूरे के पूरे आर्किटेक्चर सिस्टम जो था वो यूनान की सभ्यता से रिलेटेड था। सो थैंक यू। ये था ओवरऑल यूनान की सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन।